ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 21 को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना था भाई प्रोटेक्टिव रिले के बारे में। बीच में भाई हम लोग को ब्रेक लेना पड़ गया था, ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन किया गया था, छोटी सिस्टर का शादी था घर में, जिसके कारण लेक्चर जो है कंटिन्यू हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए। लेकिन आज के सेशन से हम लोग अपने पावर सिस्टम को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो सेशन है भाई ये एक मास्टर लेक्चर होने वाला है और मे भी इसका ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो पेशेंस के साथ आपको वॉच करना है लेक्चर को। साथ ही साथ आपको नोट्स बनाते चलना है भाई, नोट्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और नोट्स बनाने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है भाई। एक बार आपने नोट्स बना लिया तो जो भी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं भाई वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको रिवीजन करना है भाई, है ना, तो रिवीजन करने के लिए हमेशा नोट्स को प्रेफर कीजिए भाई, क्योंकि आप फिर से लेक्चर देखने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट तो नहीं है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं भाई, उनको भी एक तरीके से आपको मैनेज करना है। तो बेटर है कि एक एक सब्जेक्ट आप उठाइए और उनको नोट्स के साथ भाई कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते चले जाइए, सबसे बेस्ट रहता है। नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर वॉच करेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर भाई पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ओवरलैप होने लगेगा, इसका कॉन्सेप्ट उसमें, उसका कॉन्सेप्ट उसमें। ओके, तो आज का जो सेशन है भाई इसमें हम लोग बात करेंगे ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में, और ये एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और ऑलरेडी हम लोगों ने बता रखा भाई पावर सिस्टम के लिए अभी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल बुक को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग का रिले चल रहा है, नहीं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग का ये बुक है भाई बद्रीराम का, है ना, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर। दूसरा बुक है आपका जो आपका रेफरेंस बुक है पावर सिस्टम बाय वी.के. मेहता, और एक है भाई आपका जो एमसीक्यूज बुक चल रहा है ना, वी.के. मेहता 5000 प्लस जो एमसीक्यूज वाला बुक है वो। तो टोटल यहाँ पे 3 बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो क्योंकि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन भाई अपने आप में एडवांस है, तो हम लोग थोड़ा सा अच्छे बुक के साथ सिंक्रोनाइज होकर के पढ़ रहे हैं, क्योंकि वी.के. मेहता वाला जो बेसिक बुक है ना उसमें कुछ दिया हुआ नहीं भाई, है ना, उसे आप समझ नहीं पाइए कभी भी। तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम लोग बात करेंगे ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है। और ओवर करंट प्रोटेक्शन को समझने से पहले हम लोग को यहाँ पे पहले समझना भाई ओवर करंट रिले क्या होता है। ओके, क्योंकि ओवर करंट रिले जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको भाई ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग रिले यूज करेंगे वो ये वाला होता है। और ओवर करंट रिले के अंदर फिर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे भाई। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं, और एक बार आपने टाइप समझ लिया फिर हम लोग को पढ़ना होता है इसमें ओवर करंट रिले का टाइम वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें डिफरेंट ग्राफ बनेंगे, है ना, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कितने टाइप्स के इसमें ग्राफ बनेंगे भाई, है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहला हो गया डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले, फिर आपका इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, फिर आपका आ जाएगा इनवर्स, यहाँ पे देखिए, है ना, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, फिर आपका इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले, फिर आ जाएगा आपका वेरी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, और इसके बाद आ जाएगा आपका एक्सट्रीमली, है ना, यहाँ पे देखिए एक्सट्रीमली इनवर्स टाइम, है ना, एक्सट्रीमली इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप देखें यहाँ पे इधर हो गया आपका ऑपरेटिंग टाइम यानी टाइम वर्सेस इधर हो गया आपका करंट। ओके ना, तो करंट को हम लोग करंट सेटिंग या फिर हम लोग प्लग सेटिंग या फिर कहीं इसी को हम लोग प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बोलते हैं, तो उससे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ भाई, ताकि हम लोग को ये पता चले कि रिले में हम लोगों ने कहाँ क्या क्या पढ़ लिया है भाई। ठीक है, अगर आप लास्ट वाले सेशन को देखते हैं भाई जो कि चैनल पे अपलोड किया गया था, इसमें हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के बारे में। ओके, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट से भाई हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व किया था, जो कि था आपका क्वेश्चन नंबर 93, है ना, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया था। इससे पहले वाले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो टोटल हम लोगों ने भाई 100 क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये एमसीक्यूज जो है यहाँ पे दिया गया है ना, इन सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया था हम लोगों ने, जो कि आपका चैप्टर नंबर 30 था। इसका नाम था भाई आपका स्विच गियर। ओके, स्विच गियर करके आपका टॉपिक है। ये कौन से बुक की बात हो रही है, ये आपका जो एमसीक्यूज बुक है भाई, है ना, वी.के. मेहता का 5000 प्लस एमसीक्यूज बुक। वहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 30 के टोटल इसमें 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे,
इन सभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया था। और इससे पहले वाले सेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने बात किया था भाई, ये हम लोगों का मास्टर लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने देखा था करंट सेटिंग क्या होता है या फिर कहिए प्लग सेटिंग क्या होता है। फिर हम लोगों ने इसी में करंट सेटिंग मल्टीप्लायर या फिर कहिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट सीखा था। और फिर हम लोगों ने इसी में टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके बारे में हम लोग देखा था, है ना। तो ये हो गया आपका लास्ट लेक्चर, फिर ये हो गया सेकेंड लास्ट लेक्चर। और इससे पहले फिर हम लोगों ने देखा था प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का एक बैकग्राउंड फ्रेम हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं कि रिले के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था, है ना। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट आ गया था ना भाई, डायरेक्ट हम लोगों ने रिले हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ था, डायरेक्ट हम लोगों ने क्या कर लिया था, चैप्टर नंबर 30 को एक तरीके से सॉल्व किया था। क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था इन 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतना हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था, है ना। तो अभी हम लोग वापस से आ रहे हैं अपने बुक के साथ। हम लोगों ने भाई ऑलरेडी देखा था कि जो पावर सिस्टम है, तो पावर सिस्टम में हम लोग दो तरीके का ही रिले यूज कर रहे हैं ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर केसेस में। एक हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप और एक हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप। अब यहाँ पे भी अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि भाई इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा या फिर इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हैं भाई कि जो हम लोग का पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम कहने मतलब क्या, टोटल 5 ब्रांच। यहाँ पे हो गया हम लोग का जनरेशन, फिर हम लोग पावर को भेजने के लिए यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फिर आपका यहाँ पे हो गया यूटिलाइजेशन, फिर आपका हो गया यहाँ पे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो ये पूरा पावर सिस्टम है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो भाई हम लोग ज़्यादातर जो पावर सिस्टम यूज कर रहे हैं आज की डेट में वो एसी पे होता है भाई, है ना, अल्टरनेटिंग करंट पे। क्लियर हुआ। तो हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि इंडक्शन लग गया भाई, इसका मतलब क्या है, इस रिले को हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे यूज करते हैं, एसी पे ही यूज किया जाता है। इसको हम लोग डीसी पे कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो पूरे पावर सिस्टम भाई हम लोग जो रिले यूज करेंगे, ज़्यादातर जो रिले होता है वो यही वाला होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप। इसमें भी हम लोगों ने 3 तरीके के डिजाइन को देखा था। जैसे आपका सबसे पहला हो गया भाई आपका वॉट मीटर टाइप डिजाइन था, है ना, जिसमें आपका एक ई शेप का मैग्नेट ऊपर में लगा था, नीचे में यू शेप का मैग्नेट लगा हुआ था। फिर इसमें हम लोगों ने रोटर कप टाइप का डिजाइन देखा था और एक आपका शेडेड पोल टाइप का डिजाइन था, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे अगर देखें, देखिए ये सब हम लोगों ने न्यूमेरिकल को कवर कर लिया था भाई, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को यूज करके। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई पूरे पावर सिस्टम में जो हम लोग रिले यूज करते हैं सिर्फ 2 ही तरीके का होता है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप होगा या फिर कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप होगा। सही बात है ना, सिर्फ 2 ही तरीके का रिले यूज कर रहे थे। लेकिन अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे भाई, जैसे हम लोग अगर मान लेते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन कहीं पे प्रोवाइड करना है, तो वहां पे जो रिले यूज किया जाएगा उसका जो नाम रखा जाएगा भाई वो किस चीज पे, यानी किस पैरामीटर को सेंस करके भाई वो एक तरीके से सर्किट ब्रेकर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फॉल्ट आ चुका है, उस बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है। जैसे ओवर करंट मींस ओवर करंट जब भी होगा आपके सिस्टम में, तब जाके ये रिले क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करना मतलब क्या, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा भाई कि फॉल्ट आ चुका है। या फिर जैसे अगर ओवर वोल्टेज हो रहा है ना, तो ओवर वोल्टेज को सेंस करके अगर ये सर्किट ब्रेकर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई फॉल्ट आ चुका है, तो यहां पे फिर इसको क्या कहेंगे, ओवर वोल्टेज रिले, ठीक है। तो ये सब हम लोग ने ऑलरेडी बात कर रखा था, है ना। तो इसमें भी हम लोग जो पढ़ना है, जैसे इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले, फिर आपका हो गया इंडक्शन टाइप रिवर्स पावर रिले, या फिर इसी को हम लोग डायरेक्शनल रिले भी बोलते हैं भाई। फिर हो गया डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल रिले, फिर आपका ट्रांसलेस के। क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग, क्योंकि भाई ये जो बुक है आपका ये ऊपर दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये सब का टाइप्स बता रखा है ना, तो इस बुक के साथ अगर आप चलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बेटर है कि अभी हम लोग इस वाले बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। और अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ओवर करंट रिले के बारे में भाई। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेंशन किया गया है, ये देखिए, है ना, ओवर करंट रिले, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ओवर करंट रिले को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जहां पे भी हम लोग को ओवर करंट से प्रोटेक्शन चाहिए होगा तो उसमें हम लोग रिले यूज करेंगे, उसका नाम है ओवर करंट रिले। और अभी जस्ट मैंने आपको समझा दिया भाई कि
ये वाला रिले यूज करेंगे कि ये वाला रिले यूज करेंगे? तो पूरे पावर सिस्टम में हम लोग ज्यादातर इंडक्शन टाइप रिले यूज कर रहे हैं, क्योंकि पावर सिस्टम जो है ज्यादातर हम लोग एसी में ही यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पे ही यूज होता है भाई। इसीलिए आगे में इसका लगा दिया गया है नाम इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले। अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो भाई इसका नाम रखा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप, सॉरी वो वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप ओवर करंट रिले। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इंडक्शन वाला यूज़ करते हैं। तो पहले इसका थोड़ा डिज़ाइन देखते हैं भाई, ये कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो ये वाले बुक में आपका दिया हुआ है, देखिए यही है ना आपका इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले। और डायरेक्शनल क्या होता है, नॉन डायरेक्शन क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले आप समझिए, क्योंकि भाई इंडक्शन टाइप हम लोग यहाँ पे रिले यूज कर रहे हैं, तो इंडक्शन के अंदर हम लोग 3 डिजाइन देखा था ना। एक हो गया शेडेड पोल टाइप, एक हो गया आपका वॉट मीटर टाइप, है ना, और एक हो गया आपका रोटर कप टाइप भाई। तो इसमें जो हम लोग डिजाइन यूज करते हैं, ये देख रहे हैं वॉट आवर मीटर वाला जो कंस्ट्रक्शन है उसको, है ना, ऊपर में एक मैग्नेट हो गया और एक नीचे में आपका मैग्नेट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए नॉन डायरेक्शनल क्या होता है और एक डायरेक्शनल क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम बना दे रहा हूँ भाई। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखिएगा ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, आपका हेडिंग हो गया। इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले पढ़ना भाई ओवर करंट रिले के बारे में। ओके, इसमें आप लिख दीजिएगा ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। पहले में डालिएगा आप नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये भाई करंट आपका इधर से फ्लो हो या फिर इधर से फ्लो हो, है ना। दोनों केस में बस अगर आपका रेटेड करंट से या फिर जो पिकअप करंट होता है, पिकअप करंट का मतलब क्या, मिनिमम करंट जिस पर आपका रिले ऑपरेट होता है ना, तो जब तक पिकअप करंट से नीचे करंट फ्लो हो रहा होगा तब तक भाई रिले ऑपरेट होगा नहीं, यानी हेल्दी है सिस्टम हम लोग का। लेकिन जैसे ही पिकअप करंट से ऊपर हो जाएगा तो सीधी सी बात है आपका रिले क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। तो भाई जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो इधर से जा रहा हो या फिर इधर से जा रहा हो, है ना, कोई भी डायरेक्शन से अगर आपका जा रहा हो, बस यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई ओवर करंट होना चाहिए, पिकअप करंट से ऊपर जाएगा, भले ही करंट आपका लेफ्ट टू राइट जाए फिर राइट टू लेफ्ट जाए, ये मतलब नहीं है ना, ऑपरेट होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोल रहे हैं नॉन डायरेक्शनल, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या है भाई उसके हिसाब से इसको कोई मतलब नहीं होता है। इसका बस ये देखना होता है भाई कि पिकअप करंट से जैसे ही करंट आपका अधिक हो जाएगा वहां भी आपका ऑपरेट हो जाएगा, इसलिए यहां पे आपका लिखा गया है नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो इसका आप पूरा नाम लिखेंगे इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले, ब्रैकेट में नॉन डायरेक्शन। तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ओवर करंट रिले 2 तरीके का होता है, डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल। तो एक हो गया नॉन डायरेक्शनल, एक कर दीजिए आप डायरेक्शनल। क्लियर हुआ? और इसका अगर आपको पूरा लिखना है तो आगे में आप इस तरीके का नाम लगा दीजिएगा इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले। एक हो गया नॉन डायरेक्शनल और दूसरा हो जाएगा आपका इंडक्शन टाइप रिले डायरेक्शनल, ओवर करंट रिले डायरेक्शनल। आगे डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए भाई, ये आपका है ना, यहाँ पे इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो रहा होगा तभी एक तरीके से रिले ऑपरेट होगा। साथ ही साथ जो रेटेड करंट है फिर जो पिकअप करंट है उससे अधिक करंट होगा तभी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओवर करंट लगा हो भाई, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिए, बार बार हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ये सब कैसे काम करता है, सब हम लोग बाद में सीखेंगे भाई। अभी बस आप इतना मेंशन कर लीजिए, ओवर करंट प्रोटेक्शन आपका टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ओवर करंट रिले। 2 तरीके का होता है, नॉन डायरेक्शनल और एक डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या भाई, करंट के डायरेक्शन से कि भाई करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, पहला है नॉन डायरेक्शन, मतलब इसमें करंट भाई लेफ्ट टू राइट जाए फिर राइट टू लेफ्ट जाए, कोई मतलब नहीं है। बस ये सिर्फ और सिर्फ यही देखेगा कि भाई पिकअप करंट से अधिक करंट होगा तो भाई ये ऑपरेट हो जाएगा। इसमें क्या है कि भाई डायरेक्शन एक तरीके से इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तभी जाकर के ये ऑपरेट होगा। साथ ही साथ आपका ओवर करंट होना चाहिए, पिकअप से ऊपर जाएगा, पिकअप से करंट ज्यादा आएगा तभी जाके एक तरीके से ये ऑपरेट होगा। ओके, अब हम लोग आ रहे भाई अपने मेन बुक के ऊपर। और मेन बुक का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडेक्स देखते हैं। देखिए हम लोगों ने फॉल्ट एनालिसिस पढ़ लिया भाई, जिसमें हम लोगों ने सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, अनसिमेट्रिकल, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग अभी चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ना ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओके, तो अपने आप में ये चैप्टर भाई देख लीजिए आप कितना बड़ा है ये, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जितने भी डिफरेंट टाइप्स के रिले हैं भाई, जैसे इंपेडेंस रिले हो गया, आपका महो रिले हो गया, रिएक्टेंस रिले हो गया, है ना। तो ये अपने आप में चैप्टर है। क्लियर हुआ? और आपका जो वीके मैथा वाला बुक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर दे रखा है,
तो कभी भी आप उससे समझ नहीं पाइएगा। तो ये अपने आप में एक चैप्टर है। आपका डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ये अपने आप में एक चैप्टर है ना। यानी डिस्टेंस प्रोटेक्शन और डिस्टेंस प्रोटेक्शन के अंदर जो रिले यूज करते हैं उसका ये नाम भाई, ठीक है। यानी डिस्टेंस रिले का अगर देखें इसमें 3 तरह टाइप्स है, इंपेडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले और माहो रिले भाई। उसके बाद आपका ये पायलट रिले है ना, पायलट वायर क्या होता है, फिर इसी को हम लोग डिफरेंशियल रिले भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसे हम लोग देखेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये तो पूरा बैकग्राउंड फ्रेम हुआ भाई। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके वी के मैथल बुक में सिर्फ ऐसे लिख दिया है डिस्टेंस और इम्पीडेंस रिले, है ना। तो ये सब समझ में नहीं आएगा भाई, सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप हेडिंग डाल दीजिएगा ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए भाई क्या बोल रहा है। अ प्रोटेक्टिव रिले which operates when the load current exceed a preset value is called an overcurrent relay। सीधी सी बात है, आपका रेटेड करंट से जैसी करंट अधिक होगा भाई, वैसे उस टाइप में अगर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो भाई वहां पे हम लोग को ओवर करंट रिले यूज करना पड़ेगा। और जहां पे भी ओवर करंट रिले यूज कर रहे हैं तो उस प्रोटेक्शन के स्कीम का नाम जो रखा जाता है भाई, है ना, इसको बोलते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। आगे बढ़ता है। द वैल्यू ऑफ द प्रीसेट करंट एवर विच द रिले ऑपरेट इज नोन एज इट्स पिकअप वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग पिकअप करंट भी बोलते हैं भाई। पिकअप करंट का कॉन्सेप्ट बताया था ऑलरेडी मैंने आपको कि भाई वो मिनिमम करंट जिसपे आपका रिले क्या हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है। फिर कहिए पिकअप करंट से अधिक जैसी वैल्यू बढ़ेगा, है ना, रिले कॉइल के अंदर, तो भाई ये ऑपरेट हो जाएगा। आगे बढ़ता है। ओवर करंट रिले ऑफर द चीपेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्शन। These relays are used for the protection of distribution line। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम लोग यूज करते हैं भाई इसको। लार्ज मोटर, जैसे मोटर है भाई, तो मोटर में क्या होता है, ओवरलोड हो सकता है ना। जैसे मोटर कैसे खराब होता है भाई, है ना, जब भी आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए भाई, मोटर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया, है ना, कुछ भी, तो भाई हम लोग को ये देखना है कि इसका जो लाइफ है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। मोटर है तो मोटर के अंदर है क्या, वाइंडिंग है भाई, है ना, कॉपर का वाइंडिंग आपने डाल रखा है। तो वाइंडिंग मतलब क्या, उस वाइंडिंग का भाई एक पर्टिकुलर थिकनेस होगा और थिकनेस के हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं भाई इसमें कितना करंट हम लोग भेज सकते हैं, ताकि इसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा वो खराब ना हो। 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, है ना। जितना मोटा वाइंडिंग यूज करेंगे उतना हैवी करंट आप उसमें भेज सकते हैं भाई, है ना। और वो एक तरीके से सेफली उस करंट को हैंडल कर लेगा। लेकिन अब इसके रेटेड करंट से अगर आपने अधिक करंट इसमें डाल दिया तो सीधी सी बात है I2R होगा, क्योंकि हर एक वायर का क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उसके कारण क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा करंट के कारण क्या हो जाएगा, I2R, यानी एक्सेस हीट पैदा होगा। हीट के कारण जो इंसुलेशन है भाई क्या हो जाएगा, एक तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो गया, सीधी सी बात है, बगल में और भी तो बहुत सारे कॉइल है ना, समझ गए। कॉइल का मतलब क्या, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो एक का भी अगर इंसुलेशन हीट होके मेल्ट हुआ तो भाई इसमें शॉर्ट हो जाएगा ना, तो जल जाएगा, है ना। तो मोटर का जो वाइंडिंग है भाई यही मेरा मेन चीज है। और इसका जो लाइफ है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ओवर करंट, है ना, कि भाई जरूरत से ज्यादा इसमें करंट कभी भी फ्लो ना हो, है ना। क्योंकि ओवर करंट जैसे ही आएगा वाइंडिंग के अंदर भाई ये सीधे सीधे आपके इंसुलेशन को ब्रेक कर देगा और आपका मोटर जो है जल जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओवर करंट रिले। और जहां पे भी ओवर करंट रिले यूज करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम। क्लियर हुआ। और मोटर में जैसे मान लेते कभी आपके घर में लो वोल्टेज है भाई, तो लो वोल्टेज का मतलब क्या, खासकर जैसे हम लोग का जितना भी मोटर होता है इंडक्शन टाइप ही होता है ना, तो लो वोल्टेज पे अगर आप मोटर चला देंगे तो भाई सीधी सी बात है उसको टॉर्क तो सेम चाहिए ना, क्योंकि जो मैकेनिकल लोड है, मान लो पानी चढ़ाना है ऊपर 2 तल्ले मकान पे, तो भाई लोड तो वही है ना, समझ गए बात को। तो उस लोड को हैंडल करने के लिए जो टॉर्क चाहिए, टॉर्क पैदा करने के लिए क्या करेगा, क्योंकि वोल्टेज लो है लेकिन भाई करंट को तो ज़्यादा खींच लेगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, मोटर आपका हीट होके बर्न आउट हो जाएगा। इसलिए लो वोल्टेज में नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया, लार्ज मोटर हो गया, पावर इक्विपमेंट। पावर इक्विपमेंट मतलब क्या, वैसे एप्लियंस, यानी बिजली से चलने वाले वैसे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जिसका भाई पावर रेटिंग काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। 2000 वोल्ट हो गया या फिर कहिए 3000 वोल्ट हो गया, है ना, हैवी इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रियल सिस्टम में सब यूज़ करते हैं। आगे पढ़ते हैं। ओवर करंट रिले आर ऑल्सो यूज्ड ऑन सब ट्रांसमिशन लाइन। सब ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हम लोग को पता है कि ये जनरेशन हो गया,
जनरेशन के बाद हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बहुत ही हाई कर रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग इसको भेज रहे हैं, फिर आगे जाके एक मान लेते हैं सबस्टेशन बना करके हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज को डाउन किया, मान लेते हैं 132 kV है, और यहाँ पे हम लोगों ने 132 kV वाले 66 kV में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये 66 kV जो है आगे जाकर के फिर से हम लोग या फिर इसको 33 kV मान के, है ना। तो मतलब जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है ना आपका, उससे पहले वाला, तो ये भी क्या है आपका, ये सब ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है भाई इसमें, ठीक है ना। यानी जो एक्सेस हाई वोल्टेज था उसको आपने एक स्टेप में क्या कर दिया, डाउन कर दिया। इसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे क्या है, फिर से सबस्टेशन बना करके ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप डाउन करके आगे ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले वाले ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग बोलते हैं सब ट्रांसमिशन लाइन भाई, ठीक है। तो सब ट्रांसमिशन लाइन में भी ये सब यूज करते हैं, विच कैन नॉट जस्टिफाई मोर एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन सच एज डिस्टेंस ऑफ पायलट रिले। देखिए जैसे डिस्टेंस हो गया ना, डिस्टेंस रिले के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर डिस्टेंस प्रोटेक्शन के अंदर हम लोग जो रिले यूज करते हैं भाई, इसमें हम लोग क्या क्या हो गया आपका, इंपिडेंस रिले हो गया, माहो रिले हो गया, रिएक्टेंस रिले हो गया ना। तो ये सब काफी एक्सपेंसिव होता है। पायलट वायर हो गया, तो पायलट वायर मतलब क्या है, इसमें भाई दोनों एंड पे लगाते हैं, ठीक है, बीच में आपका यानी इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, दोनों तरफ वायर जाता है इन्फॉर्मेशन को मतलब कंपेयर करने के लिए, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये सब काफी महंगा होता है भाई, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ओके ना। तो ये सब काफी महंगे है। तो हम लोग का एट द एंड क्या गोल है कि भाई जो भी हम लोग पावर सिस्टम यानी जो भी हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं भाई, उसको कम से कम कीमत पे अपने कंज्यूमर को सेल करना, है ना, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी क्या करे, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पैसों को भी एक तरीके से ध्यान देना होता है ना। तो हम लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव ये सब यूज़ नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर सकते भाई, क्लियर हुआ। जैसे पायलट रिले हो गया, ये सब कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग यूज़ करेंगे जो सबसे महंगा हम लोग का इक्विपमेंट है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया, आपका अल्टरनेटर हो गया, है ना, ये सब काफ़ी महंगा है ना भाई। तो जो भी मतलब सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी किसको देता है, जो चीज़ महंगा होता है ना। तो ये सब जो महंगे महंगे हम लोग के पास प्रोटेक्शन स्कीम है, ये सब हम लोग अपने महंगे महंगे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन हो गया, सब ट्रांसमिशन लाइन, इस समय हम लोग यूज़ नहीं करेंगे इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ स्कीम विच इनकॉर्पोरेट्स ओवर करंट रिले। इनकॉर्पोरेट्स का मतलब होता है भाई कि ये जो है ओवर करंट रिले जो है भाई इसके अंदर यूज हो रहा है, मतलब जिस स्कीम के अंदर ओवर करंट रिले हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, है ना, तो वैसे प्रोटेक्शन को हम लोग बोलते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। क्लियर हो गया। तो ऊपर में आपका ऑलरेडी टाइटल दिया हुआ है ओवर करंट प्रोटेक्शन, या फिर इसी को हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। An overcurrent protection scheme may include one or more overcurrent relay, यानी एक या एक से अधिक overcurrent relay हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हुआ। और आज के सेशन भाई देखिए एक चीज और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि भाई रिले जो है कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि भाई किस रिले को ऑपरेट होना है, किसको नहीं ऑपरेट होना है। ओके, अगर आपने कंटिन्यू लेक्चर देखा होगा भाई, तो मैंने आपको प्रोटेक्शन जोन के बारे में बताया। जैसे यहाँ पे आपका एक पावर सिस्टम दिखाया गया, ये पूरा जनरेशन हो गया भाई, इधर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, है ना। तो अब देखिए हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये पूरा का पूरा जनरेटर प्रोटेक्शन हो गया, है ना। अब दो जनरेटर यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दोनों जनरेटर को हम लोगों ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। फिर आप देखिए यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो सीधी सी बात है ट्रांसफार्मर के इस साइड में क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा, है ना, इधर हाई वोल्टेज हो जाएगा भाई, यहाँ पे भी आपका हाई वोल्टेज होगा। तो ट्रांसफार्मर के इस साइड में देख रहे ना क्या लिखा हुआ है, ये आपका हाई वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन, यानी पूरा हाई वोल्टेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखा। इधर भी आपका, क्योंकि ये दो पैरेलल वायर जा रहे हैं ना, ठीक है, तो ये भी हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये भी हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर के इधर जो होता है लो वोल्टेज होता है भाई, है ना, तो लो वोल्टेज यानी 11 kV होगा, तो ये आपका हो गया आपका लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। फिर आप देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखा है ना। तो हम लोग का भाई यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट जोन्स होते हैं प्रोटेक्शन के, और सब आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लेते भाई फॉल्ट आपका यहाँ पे आए कहीं पे, है ना, तो जैसे यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो भाई जो सबसे नजदीक वाला जो रिले होता है ना, 13 नंबर, ठीक है, ये ऑपरेट होगा। क्लियर हुआ। अगर 13 नहीं ऑपरेट होता है तो बैकअप में भाई फिर क्या हो जाएगा, 11 एक तरीके से ऑपरेट होगा। तो आज के सेशन में ये भी समझ में आएगा भाई कैसे पता चलता है कि भाई इसी रिले को ऑपरेट करना है, या फिर यही रिले एक तरीके से ऑपरेट होगा, अगर यहाँ पे फॉल्ट होगा तो ये वाला क्यों नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा, ये कैसे एक तरीके से रिले जो है सेंस कर पाता है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ रिले। ओके, हम लोगों ने जब रिले स्टार्ट किया था भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने
यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए रिले का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है भाई। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग इंसर्ट करते हैं। रिले जब भी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए भाई, है ना, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। तो भाई इसके क्या क्या खासियत होने चाहिए। तो पहला है भाई सेलेक्टिविटी, स्पीड, सेंसिटिविटी, फिर आपका सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी, फिर आपका इकोनॉमी। तो हम लोग को सबसे पहले ये समझना है भाई सेलेक्टिविटी क्या होता है, ये कैसे एक तरीके से सेलेक्ट करता है। यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़िए सेलेक्टिविटी का। इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम टू सेलेक्ट करेक्टली दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम इन ट्रबल एंड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। यानी जहां पे फॉल्ट आया है उसी फॉल्ट मतलब उसी फॉल्ट के आसपास का जो रिले होगा भाई वो एक तरीके से ऑपरेट होगा उस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए, बाकी जो हेल्दी पार्ट है वो एक तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। और इस चीज को समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे ये जो ओवर करंट रिले पढ़ रहे हैं भाई अभी, है ना, इसमें जो हम लोग ये इसका टाइम वर्सेस करंट का जो ग्राफ देखेंगे यहाँ पे अलग अलग, है ना, जैसे इनवर्स टाइम हो गया, फिर आपका IDMT हो गया, फिर आपका वेरी इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स, इंस्टेंटेनियस, है ना। इससे आपको समझ में आएगा भाई कि कैसे ये सेलेक्ट करता है, सेलेक्टिविटी कैसे इसका डिसाइड होता है। क्लियर हुआ। तो ये तो भाई इंट्रोडक्शन था, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के अंदर दो तरीके का रिले हम लोगों ने पढ़ा ना भाई, जिसमें आपका इंडक्शन टाइप आ रहा था, तो वही लिखा हुआ है एट प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले आर वाइडली यूज्ड फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन। क्योंकि भाई हम लोगों ने ऑलरेडी टाइप्स पढ़ दिया ना, रिले के दो तरीके के ही टाइप्स हैं, एक हो गया आपका अट्रैक्शन टाइप और एक हो गया आपका इंडक्शन टाइप। ठीक है। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन में जो हम लोग डिजाइन यूज करते हैं वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल में भी कौन सा, इंडक्शन टाइप भाई, लिखा है ना, द इंडक्शन डिस्क टाइप कंस्ट्रक्शन एज शोन इन द फिगर। अभी चैप्टर नंबर 2 फिगर नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 2 को मेंशन कर रहा है भाई। तो ऑलरेडी मैंने आपको फिगर दिखा रखा है भाई, इंडक्शन टाइप कैसे हम लोग का डिजाइन होता है ना, इसमें हम लोग वॉट आवर वाला डिजाइन यूज करते हैं, है ना, वॉट मीटर वाला। इज कॉमनली यूज्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यूमेरिकल रिले। अब न्यूमेरिकल रिले क्या होता है भाई, है ना, जब ये एडवांस बुक पढ़ेंगे तो इसमें आपका न्यूमेरिकल रिले अपने आप में एक चैप्टर है। ओके, ये काफ़ी फास्ट और काफ़ी एडवांस रिले होता है भाई, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये सब पढ़ना नहीं है, बस आप समझिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन था, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा भाई कि ओवर करंट रिले जो है हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे या फिर इसका नाम क्यों रखा गया है। ओके, फिर से एक बार बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ भाई। ओवर करंट जो रिले है, ओवर करंट रिले, इसको अगर आप खोल करके देखेंगे तो इसमें आपको किस टाइप का रिले देखने को मिलेगा, वॉट मीटर टाइप, और यहाँ पे आप इंडक्शन मेंशन कर दीजिए, ठीक है। यानी इंडक्शन प्रिंसिपल पे एक तरीके से रिले काम करता है भाई। और इसमें आपका क्या होगा, डिस्क होगा, है ना, डिस्क रोटेट करेगा। ओके, ये सब पे हम लोग ऑलरेडी बात कर रखा है। और इसमें हम लोग का दो तरीके का, एक हो गया डायरेक्शनल, एक हो गया नॉन डायरेक्शनल। ओके, अब हम लोग ओवर करंट रिले में इसका भाई टाइम वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक समझने जा रहे हैं। ओके, तो अब देखिए, और ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ, अ वाइड वैरायटी ऑफ टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक इज अवेलेबल फॉर ओवर करंट रिले। ठीक है, यानी इसमें एक दो ये नहीं है, बहुत सारे हैं भाई, ठीक है ना। द नेम असाइन्ड टू एन ओवर करंट रिले इंडिकेट्स इट्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक एज डिस्क्राइब। देखिए इसका जो नाम रखा गया भाई, है ना, ये जो नाम रखा गया है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये नाम कैसे रखा गया है, ये जो नाम डाला गया जैसे डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले, इसका क्या मतलब है समझिए। डेफिनेट का मतलब होता है भाई एक निश्चित टाइम, एक फिक्स टाइम में भाई ऑपरेट होगा ही होगा। तो इसमें होता क्या है कि भाई सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में आए, है ना, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में भाई हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को पता है भाई अगर आपके पास कोई आयरन कोर है, इस आयरन कोर में अगर आपने वायर लपेट दिया तो क्या बन गया, सोलेनाइड बन गया, है ना। और इसमें अगर आपने सप्लाई दे दिया भाई, अभी डीसी पे देखते हैं थोड़ा सा, अगर आपने सप्लाई दे दिया तो सीधी सी बात है हम लोग का यहाँ पे फ्लक्स वर्सेस करंट का ग्राफ बनता है ना, फिर कहिए बी वर्सेस एच का, है ना। अगर एसी देंगे तो कुछ इस तरीके का जाता है भाई, है ना, तो इसको बी एच कर्व बोल रहे हैं हम लोग। तो समझिए कि भाई
यहाँ पे क्या होता है कि भाई आप, या फिर ऐसा समझिए जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं हम लोग करंट को वेरी कर सकते हैं, जैसे करंट बढ़ा वैसे वैसे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, फिर आगे जाके क्या होता है सैचुरेट कर जाता है भाई, है ना। इस तरह सैचुरेट मतलब क्या कि भाई आप करंट को कितना ही बढ़ा लीजिए, अब जो है आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, इतना ही फ्लक्स आपका बना हुआ रहेगा भाई। तो सैचुरेशन का क्या मतलब होता है भाई किसी भी सोलेनोइड के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले क्या होता है, फिर डेफिनेट टाइम का क्या मतलब ये चीज़ समझ में आएगा। अब समझिए भाई कि जैसे, और क्योंकि भाई इसमें हम लोग वॉट मीटर टाइप वाला डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, आप ऑलरेडी देख रहे हैं भाई 2 तरीके का हम लोग का मैग्नेट यूज़ हो रहा है ना। इसमें एक ई शेप का हो गया और इसमें वाइंडिंग लपेटा हम लोगों ने एक यू शेप का, तो इसमें क्या एक तरीके इलेक्ट्रोमैग्नेट ही तो है। ओके, तो अभी आप ऐसा समझिए ये हो गया मेरा टाइम और ये हो गया भाई मेरा करंट। हम लोग को पता है कि भाई रिले जो है यहां से लेके यहां तक दिखाते रहेगा भाई, ये मेरा क्या है, ये पॉइंट मेरा पिकअप करंट का है। ओके, आई पिकअप, यानी इससे नीचे में जो करंट रहेगा, इससे पहले जो करंट रहेगा इस पर कभी भी रिले ऑपरेट नहीं होगा। यहां पे लिख दे रहा हूं रिले डज नॉट ऑपरेट, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, इधर ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे पिकअप से ऊपर जाएगा करंट भाई, वैसे ही क्या हो जाएगा आपका रिले ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, इसको हम लोग इनवर्स बोलते हैं भाई, ठीक है ना। इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब क्या है भाई, कुछ इस तरीके देखिए भाई, जो मेरा जो ऑपरेटिंग टाइम होगा, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ऊपर भाई। ओके ना, यानी अगर आपका करंट ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग टाइम कम होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का बनता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई हम लोग को पता है करंट जितना ज़्यादा हाई होगा, सीधी सी बात है, हम लोग को पता है ना। यहाँ पे ये डिज़ाइन देखिए, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। ये डिज़ाइन देखिए ना आप, ये देख रहे हैं, ये तो शेडेड पोल टाइप हो गया भाई। एक मिनट, इससे भी आप समझ सकते हैं, कोई नहीं, दूसरा डिज़ाइन हम लोग ओपन करते हैं, वॉट मीटर वाला, इसको देखिए आप। इसमें भाई हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था ना इंडक्शन टाइप में कैसे एक तरीके टॉर्क पैदा हो रहा था, 2 फ्लक्स आ रहा था ना यहाँ पे, phi1 phi2, क्लियर हुआ। और दोनों जो फ्लक्स है भाई इस डिस्क के अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा उन करंट पे एक तरीके से प्रोपोर्शनल था, है ना। तो जो टॉर्क यहाँ पे पैदा हो रहा है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स phi1 phi2 के ऊपर। आप ऐसे भी कह सकते हैं phi1 phi2 जो है प्रोपोर्शनल आपके करंट के ऊपर, जो भी आपका इंड्यूस्ड करंट होगा उसके ऊपर। तो करंट जितना ज़्यादा लार्ज होगा भाई, करंट जितना ज़्यादा लार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका फ्लक्स बनेगा, और जितना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे टॉर्क देखने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा आपका, उतना ही तेज़ी से क्या होगा आपका जो कॉन्टैक्ट है वो मतलब डिस्क रोटेट कर जाएगा, कॉन्टैक्ट के साथ जाके चिपक जाएगा, है ना। एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है इसके अंदर। तो वही है कि भाई जितना ज़्यादा हैवी करंट होगा उतना कम समय में क्या हो जाएगा आपका रिले एक तरीके से ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक बनता है। अब यहाँ पे आ गया डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। तो डेफिनेट टाइम का क्या मतलब है इसमें ही है भाई कि जैसे हम लोग का समझिए यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके का यहाँ पे डिजाइनिंग रखता है कि भाई जैसे ही हम लोग का करंट जो है पिकअप से एवब जाएगा, पिकअप करंट से जैसे ही हम लोग का एवब आ गया तो भाई यहाँ पे आपका ये तुरंत ऑपरेट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके का बनता है भाई, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, यानी हम लोग का जो यहाँ पे सोलनाइड जो होगा ना भाई, इसको हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि भाई पिकअप करंट से जैसे ही हम लोग का करंट इसमें फ्लो होगा अधिक, है ना, थोड़ा सा भी अधिक जाएगा तो ये सैचुरेट कर जाता है, तुरंत सैचुरेट हो जाएगा। और अगर कॉइल ही एक तरीके से सैचुरेट हो गया भाई तो सीधी सी बात है, अब करंट कितना ही बढ़ाते चले जाइए, जो ऑपरेटिंग टाइम होगा फिक्स हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए करंट बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है। ये इसका मतलब क्या, करंट को आप कितना ही बढ़ाते जाइए, करंट कितना ही बढ़ाते जाइए, है ना, जो आपका ऑपरेटिंग टाइम जो होगा ये फिक्स हो जाएगा, ये इतना ही टाइम लेगा, ठीक है, ये आपका फिक्स टाइम हो जाएगा। ओके, तो इस बेसिस पे इसका नाम रखा गया है डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। अब इसका थोड़ा थ्योरी पढ़िए, क्या लिखा हुआ है,
अ डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले ऑपरेट्स आफ्टर अ प्री डिटरमाइंड टाइम, है ना, एक पर्टिकुलर मतलब इसका फिक्स टाइम होता है भाई, ठीक ना, उतना ही टाइम हमेशा लेगा ये। एक मिनट इसको और छोटा करता है। प्री डिटरमाइंड टाइम व्हेन द करंट एक्सीड्स इट्स पिकअप वैल्यू, पिकअप वैल्यू से जैसे ही अधिक बढ़ेगा करंट वैसे ही भाई ये ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसका फिगर दिखाया गया है। शो द टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस टाइप ऑफ रिले, द ऑपरेटिंग टाइम इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट समझा दिया जैसे ही पिकअप से एबव जाएगा करंट कॉइल के अंदर वैसे ही सैचुरेट कर जाएगा भाई, यानी ऑपरेटिंग टाइम आपका फिक्स रहेगा। ओके, तो ऑपरेटिंग टाइम फिक्स रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, यानी करंट कितना ज़्यादा है इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही पिकअप से एबव जाएगा आपका ये कोर सैचुरेट हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग टाइम इसका फिक्स रहेगा हमेशा। द डिजायर्ड डेफिनेट ऑपरेटिंग टाइम कैन बी सेट विद द हेल्प ऑफ एन इंटेंशनल, अब देखिए कैसे सेट किया जाता है, ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का भाई, ठीक ना। तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, देखिए इसको और थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, टेक्निक टू रियलाइज वेरियस टाइम कैरेक्टरिस्टिक, यानी डिफरेंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे लेकर के आते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के अंदर। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक सर्किट ऑफ एन ओवर करंट रिले कैन बी डिजाइन, मतलब इस तरीके से इसका डिजाइन किया जाता है कि भाई ये सैचुरेट कर जाए, है ना, यानी जो मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो ओवर करंट रिले के लिए वो सैचुरेट कर जाए, टू सैचुरेट अबव अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग करंट, बिलो दिस वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग करंट द रिले गिव्स एन इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक, अबव द सैचुरेशन वैल्यू ऑफ द करंट द रिले गिव्स अ स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक पैरेलल टू द करंट एक्सिस। अभी इसका क्या मतलब होता है समझ में आएगा, बस इतना समझिए हम लोग कि भाई ओवर करंट रिले के अंदर जो भी हम लोग मैग्नेटिक कॉइल बना रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है भाई वो इस तरीके से बनाते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर करंट के बाद, जैसे पिकअप करंट के बाद क्या हो जाए, कोर सैचुरेट हो जाए। कोर सैचुरेट हो गया तो सीधी सी बात है क्या हो जाए, आपका जो ऑपरेटिंग टाइम होगा फिक्स हो जाएगा। फिर ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा भाई, जो इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए और करंट एक्सिस के पैरेलल हो जाए, देख ना पैरेलल हो गया। तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए, कंफ्यूजन ना हो, तो आप इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, किसी किसी बुक में भाई ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा इनवर्स दिखाएगा फिर ये सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है ना। यानी अब करंट का वैल्यू कितना भी हो, है ना, बहुत ही लार्ज क्यों ना हो, ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, फिक्स रहेगा आपका, इसलिए इसका नाम रखा गया है डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। और इसका अगर हम लोग फिगर देखें 5.1, यानी चैप्टर नंबर 5 फिगर नंबर 1, तो ये है भाई आपका यहाँ पे है ना 5.1। तो अब देखिए इसका ए नंबर पे दिखाया गया ये वाला ग्राफ, डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक, देख रहे हैं, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन हो गया, नहीं सैचुरेट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं जो सेकंड है भाई, है ना, तो ये पहला हो गया आपका, पहला हो गया टाइम वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये अपने आप में क्या है, एक रिले बनेगा भाई। इस कैरेक्टरिस्टिक, यानी अगर ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है, डेफिनेट टाइम अगर फॉलो कर रहा है भाई, तो ऐसे रिले को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। तो जो हम लोगों ने टाइप्स लिखा है ना, तो भाई जो हम लोग का टाइप्स है ओवर करंट रिले के अंदर 2 तरह टाइप्स, एक डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, उसके बाद उसमें भी फिर मेंशन करते जाइए कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से भी फिर हम लोगों ने क्या कर रखा है, डिफरेंट टाइप्स डिफाइन कर रखा है। डेफिनेट टाइम यानी डेफिनेट टाइम में ऑपरेट हो रहा है भाई, है ना, करंट का वैल्यू कितना भी हो, है ना, बस पिकअप करंट से अधिक होना चाहिए, तो वैसे रिले को हम लोग बोलेंगे डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। तो उसको आप टाइप्स में भी दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं भाई। ओके, बस आपका स्टोरी क्रिएट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाई आपका इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, तो नाम से पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब क्या हुआ, पढ़िए इसको, एन इंस्टेंटेनियस रिले ऑपरेट इन अ डेफिनेट टाइम, इसका भी क्या होगा, डेफिनेट टाइम होगा। ओके, व्हेन द करंट एक्सीड्स इट्स पिकअप वैल्यू, इसमें भी क्या है भाई कि जैसे ही हम लोग का पिकअप वैल्यू से अधिक जाएगा, है ना, अधिक करंट आएगा रिले के अंदर या फिर रिले कॉइल के अंदर, तो वहां पे वही ऑपरेट हो जाएगा। द ऑपरेटिंग टाइम इज कांस्टेंट, इसका भी कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। फॉल्ट करंट का वैल्यू भाई कितना है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, बस पिकअप करंट से अधिक रहेगा, वहां पे ये ऑपरेट हो जाएगा। ओके, बस इसमें ये समझिए भाई कि इसके अंदर हम लोग डिले नहीं डाल सकते हैं, इसमें टाइम डिले हम लोग नहीं डाल सकते हैं भाई, क्लियर हुआ। तो वही है, और इसका अगर हम लोग दिखाएं एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका भी कुछ ऐसे ही होगा, है ना।
मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का हो भाई, ये मान लेते ये पिकअप करंट हो गया है ना, तो पिकअप करंट से जैसे ही अधिक जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। बस ये समझिए आप। आगे बढ़ते हम लोग। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। और इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है भाई काफ़ी छोटा होता है, देखिए मतलब काफ़ी कम है, 0.1 सेकेंड और लेस। समटाइम्स द टर्म लाइक हाई सेट और हाई स्पीड, मतलब इंस्टेंटेनियस रिले का जो भाई ऑपरेटिंग टाइम होता है काफ़ी कम होता है, और टाइम बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, बहुत जल्दी ऑपरेट होता है भाई, ठीक है ना, इसलिए हाई स्पीड बोला गया है इसको। इज़ यूज्ड फॉर वेरी फास्ट रिले, मतलब जहाँ पे हम लोग बहुत फास्ट प्रोटेक्शन यूज़ करना होता है ना, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ से हम लोग का इम्पॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ओके ना, क्योंकि इनको आप समझेंगे तभी आपको सेलेक्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कैसे जो है रिले सेलेक्ट कर पाता है ना, या फिर डिस्क्रिमिनेट कर पाता है भाई किस रिले को ऑपरेट करना है और किस रिले को ऑपरेट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा भाई, कॉमन सेंस लगाइए आप, कॉमन सेंस भाई, जो भी कैरेक्टरिस्टिक बनेगा किसके किसके बीच में, टाइम वर्सेस करंट के बीच में, हमेशा इनवर्स रहेगा, ऑलवेज इनवर्स रहेगा भाई, ठीक है। फिर चाहे आपका मतलब कॉमन सेंस लगाने वाली बात है ना भाई, कि करंट ज़्यादा हो तो सीधी बात टॉर्क ज़्यादा होगा, टॉर्क ज़्यादा पैदा होगा तो सीधी सी बात है जो कांटेक्ट है ना, वो बहुत तेज़ी से एक तरीके से क्लोज होगा जा करके। लेकिन यहाँ पे है इनवर्स टाइम, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, डेफिनेट टाइम, लेकिन वो भी क्या था, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक ही था, लेकिन ये इनवर्स मतलब उससे और इनवर्स रहेगा भाई। अब देखिए इसका क्या मतलब है, एन इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले ऑपरेट्स व्हेन द करंट एक्सीड इट्स पिकअप वैल्यू। इसमें भी वही है कि भाई पिकअप से अधिक आएगा तो ये ऑपरेट होगा। द ऑपरेटिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपरेटिंग करंट। अब यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि भाई अब ये कितना टाइम लेगा, कम टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड कर रहा है टोटली भाई कि करंट का जो रिले कॉइल के अंदर जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। अगर ज़्यादा करंट होगा तो भाई सीधी सी बात है टॉर्क ज़्यादा पैदा होगा, टॉर्क ज़्यादा पैदा होगा तो सीधी सी बात है जल्दी से मतलब कम समय में ही ऑपरेट कर देगा, ये कहने का मतलब है। और कैरेक्टरिस्टिक से भी देख सकते हैं ना भाई, करंट जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे देखिए यहाँ से ले आते हैं करंट, ठीक है, तो करंट ज़्यादा है सीधी सी बात, ऑपरेटिंग टाइम कम है ना, करंट का वैल्यू बहुत कम है, जब मान लो करंट का वैल्यू सिर्फ इतना ही है तो ऑपरेटिंग टाइम क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात को, क्योंकि टॉर्क एक तरीके से कम पैदा हो रहा होगा वहाँ पे। द ऑपरेटिंग टाइम डिक्रीजेज एज द करंट इंक्रीजेज, वही चीज़ लिखा हुआ है। और इसको आप ऐसे मैथमेटिकली लिख दीजिए भाई कि जो ऑपरेटिंग टाइम है ना, टी ऑपरेटिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके करंट के ऊपर, फॉल्ट करंट लिख दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपका फिगर दिखाया गया है 5.1 का बी, ये वाला देखिए। अब क्योंकि भाई ये इनवर्स, ये किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक बना रहा है, इनवर्स। देखिए डेफिनेट टाइम भी क्या इनवर्स ही है, लेकिन भाई ये क्या हो रहा है, जैसे ही पिकअप से अधिक जाएगा वैसे ही सैचुरेट कर जा रहा है, तो इसका देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। लेकिन इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, ये कुछ इस तरीके का जाएगा, समझ में आ रहा है बात को। दोनों में डिफरेंस समझिए भाई, एक में क्या है पिकअप करंट जैसे अधिक आया तो कोर सैचुरेट हो जाएगा, ओके, तो उसके हिसाब से भाई करंट मेरा ज्यादा हो कम हो, बस पिकअप करंट से अधिक रहेगा तो भाई इसका ऑपरेटिंग टाइम हमेशा फिक्स रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि भाई करंट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या होगा आपका ऑपरेटिंग टाइम डिसाइड होता है। जैसे इसको और थोड़ा अगर हम लोग एक्सटेंड करें, ऐसे एक्सटेंड करते हैं, ऐसे जाएगा भाई, ठीक है, ये भी सैचुरेट होगा ना, क्योंकि भाई इसके अंदर है क्या, सोलेनॉइड है, कॉइल एक तरीके, तो भाई वो तो कभी ना कभी सैचुरेट होगा ना भाई। तो ये जो ग्राफ आ रहा है इन्वर्स होकर के, ये आगे जाकर के उसको स्ट्रेट लाइन दिखा सकते हैं कि भाई ये भी सैचुरेट होगा, लेकिन काफ़ी हाई वैल्यू ऑफ करंट पे जाके सैचुरेट होगा भाई, क्लियर हुआ। लेकिन इधर देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे करंट भाई अच्छा खासा है तो ऑपरेटिंग टाइम देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही लग रहा है ना, सिर्फ इतना ही ऑपरेटिंग टाइम ऑपरेट होगा। यहाँ पे कुछ कम वैल्यू है करंट का तो ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा है, यहाँ पे देखें कुछ और कम हो गया करंट का वैल्यू तो ऑपरेटिंग टाइम और बढ़ गया, तो इस तरीके से आपका इन्वर्स। लेकिन आप समझिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग बात करते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसी बेसिस पे नाम रखा गया इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले। नेक्स्ट है भाई आपका इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले। इसका क्या मतलब है, अभी आपने यहाँ तक समझ लिया था, यहाँ पे देखिए ये समझा ना, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट टाइम का मतलब क्या, एक फिक्स टाइम होता है। यहाँ पे भी देखिए डेफिनेट टाइम है ना, डेफिनेट मिनिमम टाइम घुसाया गया, इसका क्या मतलब समझ में आएगा। पहले इन्वर्स समझिए, क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ रिले गिव्स एन इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक एट लोअर वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट
एंड डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक एट हायर वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट। इसमें देखिए होता क्या है भाई, इसमें हम लोग मिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है, मिक्सचर यूज होता है किसका किसका। एक हो गया आपका जो सबसे पहले आपने रिले पढ़ा, सबसे पहला कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा भाई, डेफिनेट टाइम ओवर करंट, है ना। तो एक तो इसका मिक्सचर होगा, और ये जो तीसरे नंबर पे आपने रिले पढ़ा इनवर्स वाला ऊपर में, यहां पे देखिए इनवर्स टाइम, है ना। तो इन दोनों का मिक्सचर होता है भाई, यहां पे लिख लीजिए, ये जो है ना इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले, ये मिक्सचर है किसका किसका मिक्सचर है, डेफिनेट टाइम, है ना, ओवर करंट रिले का प्लस इनवर्स ओवर करंट रिले का, ये दोनों का मिक्सचर होता है। कैसे मिक्सचर होता है समझिए, इसने एक लाइन लिखा है, दिस टाइप ऑफ रिले गिव्स एन इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक एट लोअर वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट। यहां पे हम लोग बनाते हैं अपना, ये मान लेते भाई आपका पिकअप करंट है आई पिकअप, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, और सही से बनाना होगा हम लोग को। इसका क्या मतलब है समझिए भाई, अगर आपका फॉल्ट करंट का वैल्यू कम है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं फॉल्ट करंट का वैल्यू भाई यहाँ से करंट का है एक्सेस और ये हमारा टाइम का एक्सेस, मान लेते हैं इतना भाई, ओके। तो इतने फॉल्ट करंट पे भाई ऑपरेटिंग टाइम कितना आ रहा है बताइए, ये है मेरा ऑपरेटिंग टाइम, मान लेते हैं ये आपका 2 सेकेंड है, ओके। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं मेरा फॉल्ट करंट, ये कलर चेंज करते हैं, ये यानी इस बार मेरा फॉल्ट करंट यहाँ से, यानी करंट का वैल्यू कम हो गया, तो करंट का वैल्यू कम गया तो देखिए ऑपरेटिंग टाइम जो है भाई मेरा पहले से ज़्यादा हो गया, ये है मेरा ऑपरेटिंग टाइम। उसी तरीके से अगर आप और फॉल्ट करंट देखेंगे, क्योंकि भाई ये पिकअप का मैंने बाउंड्री दिखा दिया ना, कि भाई पिकअप से जैसे ही मेरा करंट आगे जाएगा वैसे ही मेरा क्या हो, रिले ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो ये मेरा बाउंड्री है। और देखिए अगर मेरा मान लेते हैं फॉल्ट करंट इतना है, यहाँ से लेके यहीं तक है, तो भाई इस केस में जो ऑपरेटिंग टाइम होगा ये इतना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ भाई कि यहाँ तक मान लेते हैं, ये जो मेरा बाउंड्री है, यहाँ पे देखिए इतना करंट है, और इस करंट पे भाई मेरा जो ऑपरेटिंग टाइम है ये कुछ इतना मान लेते हैं, आपका 1.5 सेकेंड है, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने बोला कि भाई ये मेरा क्या है, इसको मैं बोल रहा हूँ लोअर वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रेंज डिसाइड कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। पिकअप करंट के बाद ही ना हम लोग का ऑपरेट होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बोल दिया भाई ये क्या है, लो वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट, ये मैंने रेंज बता दिया, इतना से इतना जो रहेगा ये भाई मेरा लो, मतलब फॉल्ट करंट की जो वैल्यू लो है मेरे हिसाब से, ठीक है, लो वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, यानी मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक करंट आ गया, तो भाई क्योंकि अब हम लोग को पता है कि भाई ये जो हम लोग का रिले है, इस रिले के अंदर क्या है, कॉइल है भाई, कॉइल है, इसका मतलब क्या है, वो सोलेनॉइड है ना। तो हम लोग ये बोल रहे हैं भाई कि मान लेते हैं इससे अगर अधिक करंट जाएगा, तो भाई मान लिया हम लोग ना कोर मेरा सैचुरेट हो गया, कोर सैचुरेट हो गया, इसका मतलब क्या, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा भाई, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इससे ऊपर अगर आपका फॉल्ट करंट आ गया तो भाई मेरा कोर सैचुरेट हो गया, कोर सैचुरेट हो गया, इसका मतलब क्या, फॉल्ट करंट भाई आप कितना भी बढ़ाते चले जाइए, फॉल्ट करंट कितना बढ़ाते चले जाइए, ये तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना, समझ में आया। और ये स्ट्रेट लाइन बने, मतलब क्या, ऑपरेटिंग टाइम मेरा फिक्स रहेगा, ये जो ऑपरेटिंग टाइम रहेगा ये भाई मेरा फिक्स हो जाएगा, इतना ही ऑपरेटिंग टाइम रहेगा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप पढ़िए थ्योरी में। दिस टाइप ऑफ रिले गिव्स एन इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक एट लोअर वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट। लोअर वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट पे ये इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, लेकिन वही अगर हायर वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट की बात करें तो भाई ये क्या करेगा, एक डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, यानी इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वो कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है भाई। क्लियर हुआ? अब पढ़िए, जनरली एन इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक इज ऑब्टेन इफ द वैल्यू ऑफ द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज बिलो 10। अब देखिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि भाई फॉल्ट करंट को हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में ले, फॉल्ट करंट को हम लोग प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखते थे, हम लोगों ने देखा था भाई कि यहाँ पे मेरा पिकअप करंट होता था आई पिकअप, और यहाँ पे मैंने x लिखा था, है ना,
x लिखते थे हम लोग, इसको x लिखते थे और यहाँ पे हम लोग को फॉल्ट करंट मिल जाता था, याद होगा आपको। तो भाई ये जो x माना था यही क्या था मेरा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर था, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, क्लियर हुआ। तो भाई प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को जब हम लोग पिकअप करंट से मल्टीप्लाई करते थे तो मेरे को फॉल्ट करंट मिल जाता था, है ना। तो भाई आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो फॉल्ट करंट है, ये जो फॉल्ट करंट है, इस फॉल्ट करंट को हम लोगों ने क्या कर रखा है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, बोलिए, है ना। तो वही है कि भाई, और हम मतलब ये सब बता रखा भाई, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई x का वैल्यू जितना बड़ा होगा, जैसे x का वैल्यू हमारा 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है ना। तो भाई x का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, पिकअप करंट से मल्टीप्लाई होने के बाद फॉल्ट करंट मेरे को मिलेगा। अब जैसे इसने क्या बोला, फॉर लो वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर लो वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट, इसने बोला जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लेस देन 10, है ना, 10 के अंदर में होना चाहिए, यानी 4, 5, 6, 8, 10 इतना रहेगा तो भाई इसको हम लोग लो वैल्यू मानेंगे। और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर अंडर 10 रहेगा तो यहाँ पे जो ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, कैसा दिखाएगा, ये इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा भाई। ओके, इसको पढ़िए ना, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ये चीज़ लिखा हुआ है, मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मतलब भाई सीधे फॉल्ट करंट के लेवल को बताता है, जितना ज़्यादा हाई होगा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर उतना लार्ज आपको फॉल्ट करंट देखने को मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है कि भाई 10 से नीचे रहेगा तो भाई ये मेरा इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, और वही अगर आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू 10 से अधिक रहेगा और मतलब 10 से लेके 20 के बीच में रहेगा तो भाई यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे मेरा जो फॉल्ट करंट है काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, और हाई हो चुका है मतलब क्या, जो रिले का जो ऑपरेटिंग कॉइल है इसको सैचुरेट कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, मतलब डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। फिगर दिखाया गया है चैप्टर 5 का, फिगर नंबर 2, शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये आपका इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले का दिखाया गया अलॉन्ग विद अदर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। IDMT रिले आर वाइडली यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सच रिले हैव अ प्रोविजन फॉर करंट एंड टाइम सेटिंग विच विल बी डिस्कस लेटर, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये फिगर देखते हैं हम लोग, जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया ना भाई 5.2, देखिए यहाँ पे ये ना 5.2 IDMT, ठीक है। तो IDMT का कौन सा दिखाया गया इसमें, ये है भाई इनवर्स टाइम, है ना, डेफिनेट मिनिमम। तो इसको आप देखिए, ये कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है, और आगे जाके फिर ये सैचुरेट कर जाएगा, ऐसे ये फिर सैचुरेट हो जाएगा भाई। तो अब देखिए 10 है ना, ये लिखा ना करंट प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, फिर ये करंट सेटिंग, है ना। तो भाई आप देखिए 10 के बीच में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 10 के बीच में, देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए इसको अगर आप पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पकड़ रहा है ना, यानी ये पूरा क्या हो रहा है, इनवर्स दिखा रहा है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, और आगे जाकर क्या हो रहा है, एक तरीके से धीरे धीरे सैचुरेट हो जाएगा। तो 10 से 20 के बीच में क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। एक ही में सारा दिखा रखा ना, ये दिक्कत है, यहाँ पे अलग अलग रहेगा तो आपको समझ में आएगा, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले समझ में आ गया भाई आपको। अब हम लोग आते हैं वेरी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। वेरी इनवर्स का मतलब होता है भाई कि यहाँ पे जो आपने ऊपर पढ़ा ना इनवर्स टाइम ओवर करंट, है ना, इससे और ज़्यादा इनवर्स रहेगा ये। तो अगर हम लोग एक साथ दिखाएं, एक साथ अगर दिखाएं भाई तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये हो गया हमारा हाई पिकअप, और ये मान लेते भाई मेरा इनवर्स है, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो वेरी इनवर्स होगा, ये वेरी इनवर्स क्या हो जाएगा, इससे भी और इनवर्स हो जाएगा, ये हो गया हमारा वेरी इनवर्स, ठीक है। तो इस बेसिस पर इसका नाम रखा गया है वेरी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। तो देखिए क्या बोलता है, अ वेरी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले गिव मोर इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक देन दैट ऑफ द प्लेन इनवर्स रिले। प्लेन मतलब ऊपर वाला भाई, ठीक है, इसके ऊपर वाला, या फिर कहिए IDMT रिले से भी ज़्यादा इनवर्स रहता है। इट्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक लाई बिटवीन एन IDMT कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सट्रीमली इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए ये अभी हम लोगों ने पढ़ा ना वेरी इनवर्स, वेरी इनवर्स के बाद आता है भाई आपका एक्सट्रीमली इनवर्स, यहाँ पे नाम पढ़िए एक्सट्रीमली इनवर्स। एक्सट्रीमली का मतलब क्या है भाई कि ये वेरी इनवर्स से भी ज्यादा एक तरीके से क्या करेगा, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो सबको अगर हम लोग एक डायग्राम में देखें तो एक डायग्राम में देखना मतलब ये भाई, देखिए ये हो गया आपका इनवर्स टाइम, है ना। इसके ऊपर एक और दिखा देता है, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन इनवर्स हो गया,
और इसके ऊपर एक और दिखा देते भाई, ये जो आपका डेफिनेट टाइम था कि भाई तुरंत सैचुरेट हो, पिकअप करंट जैसे यार सैचुरेट हो जा रहा है ना। अब इसमें पिकअप करंट का भाई इधर तो बाउंड्री दिखाया गया नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए कॉमन सेंस लगा करके। तो भाई हो गया प्लेन इनवर्स, ये हो गया आपका इनवर्स डेफिनेट टाइम मिनिमम रिले, उसका फिर आपका ये हो गया आपका वेरी इनवर्स, और ये हो गया आपका एक्सट्रीमली इनवर्स। ओके, तो नाम से ही पता चल रहा है भाई कि इसका जो मतलब इसका जो इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक होगा इससे ज़्यादा होगा, तो वही ज़्यादा इनवर्स एक तरीके से है। तो वही सब आपका यहाँ पे थ्योरी में डाला गया है। अब हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं, और थ्योरी पढ़ने से भी पहले ये जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखा ना, ये हो गया आपका इनवर्स, फिर आपका इनवर्स टाइम, फिर आपका वेरी इनवर्स और एक्सट्रीमली इनवर्स। इसमें भाई यहाँ पे इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिएगा। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन होता है ना, अगर आप इसको मैथमेटिकली समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा गया है, देखिए है ना, मेथड फॉर डिफाइनिंग द शेप ऑफ, ये शेप कैसे डिफाइन होता है भाई, कौन कितना इनवर्स होगा, है ना। ये पिकअप करंट यहाँ पे दिखा दिया, ये मान लेते हैं वेरी इनवर्स है, ये एक्सट्रीमली इनवर्स हो गया, ये आपका प्लेन इनवर्स हो गया। ये कैरेक्टरिस्टिक का जो शेप है कैसे डिफाइन होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है। हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई जो ऑपरेटिंग टाइम है, यानी टाइम वर्सेस करंट का जो है ना, ये क्या है, इनवर्सली है। ठीक है भाई करंट ज़्यादा होगा टॉर्क ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा, फ्लक्स ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा, सीधी बात है, जल्दी से कॉन्टेक्ट लेनी, ऑपरेटिंग टाइम कम। ठीक है, तो ये इनवर्सली रिलेशन चल रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा गया, देखिए लिखा है ना, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन बाय, ये है हम लोग का कि भाई ये जो ऑपरेटिंग टाइम है ये क्या है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जैसे इस प्रोपोर्शन साइन को आप हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट साइन आएगा ना, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा k अपॉन i, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए भाई IDMT, फिर आपका वेरी इनवर्स और एक्सट्रीमली इनवर्स, तो इसमें आप बस करंट के पावर को देखिए भाई, है ना, मतलब ये डिफाइन किया गया भाई उस हिसाब से आपका ये। तो अब देखिए I का पावर क्या है 0.02, है ना, और -1। अब वेरी इनवर्स में देखिए आपका, क्योंकि भाई ये इसका वैल्यू करेंगे ना तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक तरीके से कम आएगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है ना, ये मतलब ये ज़्यादा आएगा ना भाई, तभी तो इसका कम आएगा, तो ये ज़्यादा इनवर्स हो जाएगा, तो आप समझिए इसको। तो एक ये हो गया I-1, फिर ये आपका देखें स्क्वायर चढ़ गया एक तरीके से, है ना। तो सबका ये अलग अलग इस हिसाब से मतलब मैथमेटिकली एक तरीके से हो गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बस ये समझना भाई इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पे। थ्योरी में अब हम लोग यहाँ पे जो चीज़ समझना, सेलेक्टिविटी के बारे में समझना भाई। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन अब देखना है कि भाई ये कैसे सेलेक्टिविटी का प्रिंसिपल है, फिर सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट अपने अंदर लेकर के आता है, कैसे इसको समझ में आता है भाई किस रिले को कब ऑपरेट होना है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए, वही सब लिखा हुआ भाई जो हम लोगों ने अभी एक साथ देख लिया, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, A very inverse time over current relay, more inverse characteristic than the plane, मतलब इसके बीच में रहता है, its time characteristic lie between। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, the very inverse, यहाँ से important, the very inverse characteristic gives better selectivity than the IDMT characteristic, hence it can be used where an IDMT relay failed to achieve good selectivity, it is recommended standard time current। ठीक है, ये तो हम लोग देख लिया ऑलरेडी, इस पे बात करना हम लोग को कहाँ गया, सेलेक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, और पढ़ते हैं इसमें और क्या दिया हुआ। द वैल्यू ऑफ n फॉर वेरी इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक लाई बिटवीन। ठीक है, ये जो n है ना भाई, i का पावर n, ये किसके किसके बीच में लाई करता है, लिखा हुआ वेरी इनवर्स टाइम करंट रिले आर रिकमेंडेड फॉर द केसेस वेयर। ठीक है, हम लोग आते हैं भाई डायरेक्ट। ठीक है ना, ये कैसे एक तरीके से सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लेकर के आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है जो हम लोग का प्रोटेक्शन जोन था भाई, डिफरेंट यहाँ पे आइए। हम लोग को ये ऑलरेडी पता है भाई, और जो हम लोगों ने फॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल कवर किए थे भाई, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे डेंजरस फॉल्ट होता है, जैसे फॉल्ट दो तरीके का होता है ना, एक सिमेट्रिकल हो गया, एक अनसिमेट्रिकल हो गया। तो आप लोगों को पता भाई कि सिमेट्रिकल फॉल्ट सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट में भी लाइन टू लाइन वाला, है ना। और एक होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, जिसमें LG फॉल्ट हो गया, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, है ना, डबल लाइन फॉल्ट हो गया। तो भाई सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर ये जनरेटर के जस्ट
आउटपुट टर्मिनल पे कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है यहाँ पे, या फिर कहिए जैसे बस बार है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर जैसे LG फॉल्ट आ गया, है ना, तो भाई ये जो फॉल्ट होगा, यानी यहाँ पे जो फॉल्ट करंट देखने को मिलेगा, फिर ये जो सीवियरिटी ऑफ फॉल्ट होगा, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है भाई, सिमेट्रिकल फॉल्ट से भी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो ना बहुत ज़्यादा हैवी होता है। फिर ये शॉर्ट सर्किट MVA जो देखने को मिलेगा, है ना, जनरेटर के जस्ट आउटपुट टर्मिनल पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे वो क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट से भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है भाई। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए, और इसको अगर आप समझना चाहते कॉमन सेंस लगा करके भाई, जैसे अगर ये, क्योंकि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दिखाया गया ना, एक लाइन को देखिए आप, तो भाई हम लोग को पता है कि इसका हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम बनाते थे। जनरेटर हो गया तो जनरेटर का भाई रिएक्टेंस डायग्राम, यहाँ पे रिएक्टेंस आता था, है ना, फिर आपका आगे ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के चलते रिएक्टेंस देखने को मिलेगा, फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन है तो ट्रांसमिशन लाइन के चलते रिएक्टेंस देखने को मिलेगा, फिर आगे में एक और ट्रांसफार्मर, है ना, इस तरीके का बनाते थे ना भाई, फिर इधर फॉल्ट आता था। क्लियर हुआ? इस तरीके का डायग्राम हम लोग बनाते थे फॉल्ट के अंदर। तो आप समझिए कि भाई जनरेटर के जस्ट आउटपुट टर्मिनल पे अगर फॉल्ट आ जाता है तो भाई ये सारा का सारा इंपीडेंस तो दिखाने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि यहीं पे फॉल्ट आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल पे फॉल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या, बस यही दिखाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे भाई मेरा इंपीडेंस एक तरीके से बहुत ही मिनिमम हो जाता है, क्योंकि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो मिनिमम हो जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस मिनिमम हो तो फॉल्ट करंट क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा भाई, क्योंकि करंट इक्वल क्या होता है, इक्वल होता है V/Z। समझे? तो भाई इंपीडेंस मेरा बहुत कम है तो सीधी सी बात है फॉल्ट करंट मेरा बहुत ज़्यादा लार्ज देखने को मिलता है। तो ऐसे कॉमन सेंस लगा के कह सकते हैं। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि भाई अगर हम लोग सोर्स से लोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सोर्स टू लोड, अगर सोर्स से लोड की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मान लेते हैं यहाँ पे कहीं फॉल्ट आ गया, तो सीधी सी बात है भाई इसमें क्या होगा, अच्छा खासा इंपीडेंस देखने को मिलेगा। इंपीडेंस देखना मतलब क्या है, फॉल्ट तक जब जाएंगे, जनरेटर से लेके फॉल्ट तक अगर जाएंगे भाई, तो यहाँ पे अच्छा खासा इंपीडेंस देखने को मिलेगा ना। जनरेटर का इंपीडेंस, आपका ये जो क्या बोलते हैं इसको, बस बार का जो है उसका, फिर आपका ट्रांसफार्मर उसका, ट्रांसमिशन लाइन उसका, है ना, तो अच्छा खासा आपको इंपीडेंस देखने को मिला। इंपीडेंस अच्छा खासा, इसका मतलब क्या, फॉल्ट करंट को क्या कर देगा, ये मिनिमाइज कर देगा, सप्रेस कर देगा, है ना। समझ गए बात को? तो जैसे जैसे हम लोग सोर्स से लोड की तरफ जाएंगे, यानी सोर्स जैसे दूर जाते हैं भाई, वैसे वैसे मेरा इंपीडेंस बढ़ता है और जो फॉल्ट करंट होता है ये घटता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अगर आप एकदम लोड पे यहाँ पे जाएंगे भाई तो और मेरा फॉल्ट करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इंपीडेंस अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है बात को? और वही अगर इसका जस्ट उल्टा करें, लोड से सोर्स की तरफ जाएंगे, तो लोड से सोर्स की तरफ आएंगे भाई तो इधर इंपीडेंस मेरा घटते चला जाएगा। मान लेते हैं यहीं पे फॉल्ट हो गया तो भाई यहाँ पे इंपीडेंस मेरा बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, तो फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये स्टेटमेंट लिखना है भाई, सोर्स से लोड तरफ जाएंगे तो इंपीडेंस बढ़ता है, फॉल्ट करंट घटता है। और वही अगर आप लोड से सोर्स तरफ जा रहे हैं तो भाई इंपीडेंस मेरा बढ़ेगा, फॉल्ट मतलब इंपीडेंस घटेगा और फॉल्ट करंट मेरा बढ़ते चला जाता है। अब आता है सेलेक्टिविटी के ऊपर कि भाई कैसे सिलेक्शन होता है ना, कौन सा रिले कब ऑपरेट होगा, ये कैसे पता चलता है। तो आप देखिए